हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पोल्ट्री कीपिंग का नेक्स्ट टॉपिक। कल में हमने बात की थी कि मुर्गी पालन कैसे किया जाता है, क्यों आवश्यक है, कौन कौन सी उन्नत किस्में हमारे यहाँ पर पाई जाती है, उनका पालन हम किस लिए करते हैं, जैसे कि अंडे व मीट की प्राप्ति के लिए करते हैं। उनमें से कौन कौन सी ब्रीड्स ऐसी होती है जिनके अंडे उत्तम किस्म के होते हैं, या फिर कौन कौन सी ब्रीड्स ऐसी होती है जिनका मांस उन्नत किस्म का होता है। तो उनके बारे में कल हमने बात की थी कि कौन कौन सी क्लास से आती है। आज हम नेक्स्ट टॉपिक इनमें स्टार्ट कर लेंगे कि इनमें जो एग है उसकी उसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से उनका चुनाव करना होता है। तो फर्स्ट इसमें आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ एग। अंडों का जो चयन है वो किस प्रकार के अंडों का होना चाहिए, हम कौन कौन से टाइप्स ले सकते हैं। देन इसके बाद आ जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ एग, इन अंडों का उपचार किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि अंडों का चयन, तो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो फर्स्ट आ जाएगा अच्छी ब्रीड की मुर्गी का चयन करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि जो मुर्गी हम ले रहे हैं उसकी ब्रीड अच्छी हो। देन जो अंडे होते हैं वो हमेशा ताजे होने चाहिए। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि इनका आकार ये मध्यम आकार के होने चाहिए। सबसे पहले हमने मुर्गे की ब्रीड देख ली कि इसकी ब्रीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन हमने देखा कि अंडे जो है हमेशा ताजे होने चाहिए। और लास्ट में कि अंडों का जो आकार है ना तो अत्यधिक छोटा होना चाहिए ना अत्यधिक बड़ा होना चाहिए, उनका आकार हमेशा मध्यम होना चाहिए। देन इसके पश्चात हम पढ़ते हैं कि इनका उपचार कैसे करना चाहिए, ट्रीटमेंट ऑफ एग। अंडों का उपचार, तो अंडे देने के बाद रोजाना इनकी देखभाल, डेली इनकी केयरिंग जरूरी होती है। हमेशा ये देखना होता है कहीं कोई अंडा फूटा है तो नहीं है, अगर वो फूट गया हो तो उसे वहां से हटा ले। देन इसके पश्चात जैसे कि अंडे टूट गए तो इनको वहां से हटा देना चाहिए या फिर सुखा के नए नेस्ट में रख देना चाहिए। इनका जो नेस्ट बना हुआ होता है उसमें ले जाके रख दो। अंडों को धोने में काम में आने वाला जल 102 डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म होना चाहिए। वाटर का जो टेम्परेचर है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए, ना उससे अधिक ना उससे कम। इससे इनको धोना चाहिए। अनिषेचित अंडों को नेस्ट से हटा देना चाहिए। अनफर्टिलाइज जो एग है उन्हें नेस्ट में नहीं रखना चाहिए। अनफर्टिलाइज एग को वहां से हटा दो या फिर वहां से इन्हें रिमूव कर देना चाहिए। स्फोटन के पश्चात निकले हुए बच्चे भोजन ग्रहण नहीं करते, अतः एक निश्चित समय जैसे कि 30 से 36 घंटे तक इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे ही अंडे में से बच्चे बाहर निकलते हैं उन्हें परेशान नहीं करें, किसी भी प्रकार से उन्हें डिस्टर्ब नहीं करें, क्योंकि वो लगभग 30 से 36 घंटे तक भोजन नहीं करते। तो ये इनका ट्रीटमेंट हो जाएगा। सबसे पहले कि इनकी डेली देखभाल होनी चाहिए, टूटे हुए अंडों को हटा देना चाहिए। इन अंडों को धोने वाला जल लगभग 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म होना चाहिए। स्फोटन के पश्चात निकले हुए जो बच्चे होते हैं वो भोजन नहीं ग्रहण नहीं करते, तो इन्हें 30 से 36 घंटे तक डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। देन इसमें आ जाती है स्फोटन के लिए सावधानियां कौन कौन सी होती है, या फिर हैचिंग के लिए प्रिकॉशंस कौन कौन से होते हैं। प्रिकॉशन ऑफ हैचिंग, जब इनमें हैचिंग हो रही है तो कौन कौन सी सावधानियां बरती जानी चाहिए। मुर्गी को रात्रि में हवादार
व थोड़े अंधेरे वाला स्थल उपलब्ध कराना चाहिए। नाइट का जो समय होता है, रात्रि में हवादार व अंधेरे वाला स्थान, इनका जहां पे भी स्थान बनाया गया वहां ये देख लेना चाहिए कि प्रॉपर मात्रा में हवा वहां पर पहुंच रही है, उसी के साथ थोड़ा सा वहां अंधेरा भी हो। एक मुर्गी के नीचे 6 से 8 घंटे तक अंडे रखे रहने चाहिए। उनमें जब हैचिंग होती है, हम बोलते हैं इंक्यूबेशन करते हैं, उष्मायन के लिए जरूरी होता है कि मुर्गी के नीचे 6 से 8 घंटे तक अंडे पड़े रहे। जैसे 8 घंटे तक इनका इनक्यूबेशन या फिर उष्मायन होता है। अंडे देने के जस्ट पश्चात अगर तुमने नोटिस किया हो कि मुर्गी अपने अंडों के ऊपर ही बैठी रहती, क्यों? क्योंकि इन्हें उष्मायन, उष्मा देने के लिए वो इसके ऊपर ही रहती है, तो वो इनका टाइम पीरियड होता है 6 से 8 घंटे तक का। नेक्स्ट, मुर्गी में किसी भी रोग का संक्रमण नहीं होना चाहिए। संक्रमण न हो, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर कोई मुर्गी संक्रमित हो गई है तो उसे वहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया जाए। मुर्गी को प्रतिदिन ताजा भोजन व जल उपलब्ध कराएं। मुर्गी को प्रतिदिन ताजा भोजन व जल उपलब्ध कराएं। अंडों में स्फोटन के समय मुर्गी को अकेला छोड़ देना चाहिए। जब अंडों में हैचिंग होती है तो मुर्गी को हमेशा अकेला छोड़ देना चाहिए, उसे किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके पास पश्चात हम पढ़ते हैं कि चूजे की देखभाल कैसे करते हैं। अंडों से चूजे निकल गए, अब इनकी देखभाल कैसे करनी होती है, तो रेयरिंग ऑफ चिक्स। चूजों की देखभाल, तो चूजों की वृद्धि के समय उचित प्रबंधन आवश्यक होता है। सबसे फर्स्ट हमें ये देखना होता है कि उसे उचित प्रकार का प्रबंधन मिलना चाहिए। अलग अलग जो नस्ल की प्रजातियां होती हैं उन्हें क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की पोषण विधियां, आवास व देखभाल की आवश्यकता होती है। तो हमें क्या करना होता है कि स्फोटन के 36 घंटे पश्चात चूजे तथा मादे, जो मादा प्रेतक होती हैं, उनको अलग करके उपयुक्त नेस्ट या फिर खुली साफ जगह में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। ये सबसे फर्स्ट में होता है कि हैचिंग के 36 घंटे पश्चात ये सबसे फर्स्ट कार्य होता है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि इनके प्रबंधन आवश्यक होता है। इनकी देखभाल में सबसे पहले हमें यही होता है कि इनका प्रबंधन। देन हम ये देखते हैं कि जैसे अलग अलग नस्ल की प्रजातियां हैं, उनका आवास अलग होता है, भोजन अलग होता है, तो देखभाल भी उनकी अलग प्रकार से की जाती है। जब हम चूजे की बात करते हैं, जो जैसे ही हैचिंग हो जाती है, स्फोटन हो जाता है, तो उसके 36 घंटे पश्चात, क्योंकि स्टार्टिंग के 6 से 8 घंटे तो उन्हें इंक्यूबेशन में रखा जा रहा है, तो लगभग 36 घंटे पश्चात क्या करते हैं कि चूजों और मादा पेत्रक को अलग करके उपयुक्त स्थान पर या फिर उचित स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। इन दोनों को अलग कर दिया जाता है। इस दौरान मादा को उचित पोषण वाला भोजन खिलाया जाता है तथा प्रत्येक 2 घंटे के पश्चात चूजे को थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन दिया जाता है।
मेल को तो स्टार्ट कर देते, जैसे ही हम इन्हें अलग करते हैं वैसे इन्हें उचित मात्रा में भोजन प्रोवाइड कर देते हैं। परंतु चूजों के लिए क्या करते हैं कि 2-2 घंटे के अंतराल से हम उन्हें भोजन देते हैं। 45 दिन की अवधि तक चिकन को दिन में लगभग 5 से 6 बार भोजन खिलाना चाहिए। जब तक चूजे 45 दिन के नहीं हो जाते उन्हें दिन में 5 से 6 बार फूड प्रोवाइड होना चाहिए। जब वो 45 दिन के हो जाते तो वो क्या होते हैं, मैच्योर होना स्टार्ट करते थे। तो इसके पश्चात क्या होता है कि 6 महीने तक दिन में 4 बार भोजन दे तो भी चलेगा। स्टार्टिंग के 45 दिन इन्हें 5 से 6 बार भोजन देंगे। उसके पश्चात 6 महीने तक क्या करेंगे कि दिन में 4 बार भोजन देते हैं। जब 6 महीने तक उन्हें दिन में 4 बार भोजन दिया जाता है तो इसके बाद क्या करते हैं कि इनमें जो 4 टाइम इन्हें जो फूड दिया जा रहा है वो दिया कब जाता है। सबसे प्रथम जब सूर्य उगता है, सूर्योदय के तुरंत बाद ही दे देते हैं। और सबसे अंत वाला कब देते हैं, सूर्यास्त से पहले। मतलब सूर्योदय के बाद इन्हें देना स्टार्ट करते हैं और सूर्यास्त से पहले तक ही इन्हें भोजन देते हैं। उसके पश्चात इन्हें कुछ भी नहीं खिलाया जाता। अब इनके भोजन में होता क्या है, प्याज और लहसुन जो होते हैं उन्हें पीसकर सप्ताह में 2 से 3 बार जरूर खिलाना चाहिए। कभी कभी चिकन को केंचुए व दीमक का आहार भी दिया जाना चाहिए। सप्ताह में 3 से 4 बार तो इन्हें प्याज और लहसुन देना चाहिए और कभी कभार केंचुए हो गए, दीमक हो गए, वो भी दे दो। फिर 3 महीने पश्चात एक बार इन्हें ऑयल केक दे दो। इनको पिलाया जाने वाला जो जल होता है KMNO4 युक्त होना चाहिए। जल में KMNO4 होना चाहिए। आवश्यकता से अधिक मात्रा में भी इनको भोजन नहीं कराना चाहिए। इसीलिए इनका रूटीन होता है कि स्टार्टिंग के जो 45 दिन है उन्हें 5 से 6 बार भोजन दिया जाएगा। इसके पश्चात 6 महीने तक इन्हें 4 बार भोजन दिया जाता है। इसमें भी फिक्स होता है कि स्टार्टिंग इनकी सूर्योदय के साथ होती है और अंतिम जो भोजन होता है वो सूर्यास्त से पहले उपलब्ध करा देते हैं। इसके पश्चात हमने देखा कि सप्ताह में 2 से 3 बार इन्हें प्याज और लहसुन देना चाहिए। कभी कभार इन्हें कैंचुए और दिमक भी दिया जा सकता है। और 3 महीने पश्चात एक बार इन्हें ऑयल केक भी देना चाहिए। फिर इनके अगर जल की बात करें तो जल जो होता है KMNO4 युक्त होना चाहिए। नेक्स्ट, आवश्यकता से अधिक इन्हें भोजन नहीं देना चाहिए। जितनी इनको आवश्यकता है उतना ही दो। 6 महीने पश्चात चूजे को दिन में 3 बार भोजन देना चाहिए। 6 महीने तक हमने बात की कि दिन में 4 बार भोजन देते और 6 महीने पश्चात इनको 3 बार भोजन देते हैं। इस समय इन्हें अनाज और हरा भोजन दिया जाता है। पहले जैसे हमने बात की थी कि प्याज, लहसुन, दीमक, केंचुए ये सब दे दो, ऑयल केक दे दो। परंतु 6 महीने पश्चात जो इन्हें भोजन दिया जाता है वो दिन में 3 बार दिया जाता है। और उसमें क्या आ जाएगा, इसमें अनाज और हरा भोजन आ जाता है। तो इस प्रकार इनकी रेयरिंग की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें सयुग्मन के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैचिंग। सयुग्मन के प्रकार, किस किस प्रकार से इनमें सयुग्मन होता है। तो फर्स्ट आ जाएगा पेन मैटिंग। फर्स्ट टाइप जो है वो आ जाएगा पेन मैटिंग। इसमें क्या होता है, इस विधि में एक मुर्गे की एक समूह या झुंड में कई मुर्गियों को एक साथ छोड़ दिया जाता है। एक मुर्गे की एक समूह या झुंड में कई मुर्गियों को एक साथ छोड़ दिया जाता है। प्रति 10 मुर्गी एक मुर्गा समूह में रखते हैं। अगर 10 फीमेल है वो एक मेल पर, तो जो इनका ग्रुप होता है उसमें देख लेते हैं कि जो मुर्गों का समूह है उसमें कई मुर्गियों को एक साथ छोड़ा जाता है, जिसमें यह देखा जाता है कि एक मुर्गे की में 10 मुर्गियां हो। इसके पश्चात हम देखते हैं सेकंड, फ्लॉक मैटिंग या सामूहिक मैटिंग। फ्लॉक मैटिंग, तो फ्लॉक मैटिंग में क्या होता है कि मुर्गियों के समूह में कई मुर्गे छोड़ दिए जाते हैं। इस स्थिति में मुर्गों की लड़ाई शुरू हो जाती है
क्योंकि वहां पर मुर्गियों की संख्या जो होती है कम होती है, तो आपस में उनमें प्रतिस्पर्धा तो होगी ही। तो जो प्रभावी मुर्गे होंगे या फिर जो शक्तिशाली होते हैं वो दूसरों को परास्त कर देते तथा प्रजनन में अपना टाइम देते हैं। तो इस प्रकार से करने में क्या होती है कि सबसे बड़ी हो जाती है, इनमें असुविधा उपलब्ध हो जाती है। असुविधा किस लिए? क्योंकि इनमें आपस में लड़ाई होना स्टार्ट हो जाती है, लड़ाई की वजह से काफी डैमेज भी हो जाते हैं। तो ये एक असुविधा वाला प्रोसेस आ जाएगा। देन थर्ड आ जाएगी स्टड मैटिंग। इसमें जब फीमेल कम होते हैं एज कंपेयर टू मेल, मेल अधिक है और फीमेल कम है, जिसकी वजह से इनमें लड़ाई होती है और असुविधा उत्पन्न होती है। तो ये इतनी उपयुक्त नहीं मानी जाती। स्टड मेटिंग की बात करें तो इनमें क्या होता है, मुर्गे और मुर्गियों को अलग अलग समूह में रखा जाता है। तो जैसे जैसे आवश्यकता होगी मुर्गे और मुर्गियों को एक समूह में छोड़ दिया जाता है। मतलब इनमें जो संख्या होती है दोनों की इक्वल होती है। फर्स्ट में हमने बात की, इसमें भी अनइक्वल थे क्योंकि इसमें फीमेल ज्यादा थी। देन इसमें तो मेल अधिक है, तो ये भी अनइक्वल हो गए। परंतु इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इक्वल होते हैं, जिससे कि इनमें किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होती। और आसानी से इनमें मैचिंग की प्रोसेस हो जाती है। तो टाइप्स ऑफ मैचिंग में हमने बात की थी सहयुग्मन के प्रकार में। फर्स्ट पैन मैटिंग, जिसमें 10 मुर्गी पे एक मुर्गा है, तो अनइक्वल नंबर हो गए तो इनमें प्रतिस्पर्धा भी होगी। देन सेकेंड फ्लॉक मैटिंग, जिसमें फीमेल की संख्या कम है एज कंपेयर टू मेल, जिसकी वजह से मेल में आपस में लड़ाई होती है, तो इनमें असुविधा उत्पन्न होती है क्योंकि इसमें भी नंबर जो होते हैं अनइक्वल होते हैं। परंतु स्टर्ट मैटिंग जो होती है इसमें मेल एंड फीमेल के नंबर इक्वल होते हैं, तो किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती और इनमें प्रतिस्पर्धा भी नहीं होती है। इसके पश्चात हम बात करते हैं सिस्टम्स ऑफ ब्रीडिंग या प्रजनन की विधियां। मैटिंग के बाद हम देखते हैं कि इनकी प्रजनन की कौन कौन सी विधियां हो सकती है। जैसे कि हम फर्टिलाइजेशन में बात करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वैसे ही इनमें होता है इन ब्रीडिंग, लाइन ब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग। तो ये अलग अलग प्रकार होते हैं। फर्स्ट में हम बात करते हैं इन ब्रीडिंग। इन वर्ड से पता ही चल रहा है कि अंतः होगा, मतलब शरीर के अंदर। अब अंतः इनका मीन होता है अंतः, वो शरीर के अंदर हो सकता है, वो एक ही जाति के सदस्यों के अंदर हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, अगर हम मुर्गी की बात करें तो इसमें एक ही जाति के समीप के सदस्यों के मध्य होता है। इनकी जो जाति होती है वो सेम होती है और इन्हीं के मध्य इनमें ब्रीडिंग करवाई जाती है। ये विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती क्योंकि इससे नस्ल में कमजोरी आती है, जैसे कि भाई बहन, पिता पुत्री, माँ पुत्र आदि। तो ये सही नहीं मानी जाती। एक ही जाति के हैं तो इनकी नस्ल में भी कमजोरी आती है। सेकंड ब्रीडिंग हम देखते हैं लाइन ब्रीडिंग। अगर हम लाइन ब्रीडिंग की बात करें तो इसमें क्या होता है, किसी एक पक्षी का बार बार अच्छे गुणों के कारण इन ब्रीडिंग विधि में काम लाने को लाइन ब्रीडिंग कहते हैं। जैसे कोई एक पक्षी है जिसके कैरेक्टर बहुत अच्छे हैं, तो उसे क्या करते हैं कि बार बार उसकी इन ब्रीडिंग करवाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि एक खास गुण को जाति में स्थिर करना। परंतु इससे होता क्या है कि दूर के जो प्रजाति सदस्य होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया जा रहा, निकट के सदस्यों का परस्पर संगम नहीं कराया जाता, जो एक का बार बार करवाया जा रहा है उस नस्ल में फिर कमजोरी आना स्टार्ट हो जाती है। तो एक पक्षी की
अच्छी किस्म के कारण बार बार इनब्रीडिंग करवाना। अगर एक की अच्छी नस्ल है तो फिर क्या करते हैं, उसकी बार बार उसी की इनब्रीडिंग करवाते हैं। इनब्रीडिंग में हमने क्या पढ़ा कि उसी की जाति के सदस्यों के साथ तो नस्ल में कमजोरी आनी ही है, दूसरी जातियों के साथ इनका संगम नहीं हो पाता तो ये भी उपयुक्त नहीं मानी जाती। देन आता है आउट क्रॉसिंग या बाह्य विनिमय। थर्ड हम ब्रीडिंग में बात करें तो वो आ जाएगा आउट क्रॉसिंग। इस प्रकार के पक्षियों का उनके स्ट्रेन अलग अलग होने के कारण संगम कराना। इसमें क्या होता है, जो हमने लाइन ब्रीडिंग के पक्षी लिए हैं यही पक्षी लेते हैं, परंतु इनके स्ट्रेन अलग अलग होते हैं। जब उनका संगम कराते हैं तो ये बाह्य संकरण कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम सफेद लेग हॉर्न, कल हमने बात की थी व्हाइट लेग हॉर्न। ये हमने एक पक्षी ले लिया व्हाइट लेग हॉर्न, उसका हम क्या, अब इसे हमने क्यों लिया, क्योंकि ये अधिक अंडे देने की क्षमता रखती है और इनके अंडे भी छोटे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसी जाति के उन पक्षियों से संभोग कराएंगे जिनके अंडे वांछित मात्रा में कम हो परंतु बड़े हो। ये अंडे अधिक देती है परंतु आकार छोटा होता है। एक किस्म हमने इसकी देख ली, तो हम किसके साथ इसका संभोग करवाएंगे, जिनके अंडे की मात्रा भले ही कम हो परंतु साइज बड़ी हो। ऐसा करवाने से क्या होगा, जैसे व्हाइट लेगहॉर्न थी उसमें वो बहुत अधिक अंडे देने की क्षमता रखती है, दूसरी हमने कोई भी एक ले ली जो कि अंडे कम देती है, तो एक अधिक दे रही एक कम दे रही, इक्वल आ जाएगा, मीडियम साइज आ जाएगा। व्हाइट लेगहॉर्न जो अंडे दे रही है उनके आकार छोटा है, परंतु जो दूसरी हम ले रहे हैं उनका आकार बड़ा होगा, तो आकार भी इनका मीडियम आ जाएगा। तो जो हमें नई प्रजाति मिलेगी उनमें अंडों की मात्रा और आकार इक्वल रहेगा, मीडियम साइज में ही इनके अंडे होंगे और इनकी जो अंडे देने की क्षमता होगी वो भी इक्वल रहेगी। जैसे व्हाइट लेगहॉर्न अधिक दे रही है दूसरी वाली कम दे रही है, मध्यम पे आके रुक जाते हैं, तो ये होता है क्रॉस ब्रीडिंग। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रॉसिंग। क्रॉसिंग में क्या होता है, विभिन्न जाति के पक्षियों का संगम कराना क्रॉसिंग कहलाता है। अलग अलग जातियों के पक्षी ले लिए हमने, उनके मध्य अगर संगम करवाया तो ये क्रॉसिंग कहलाता है। इस पद्धति से उपलब्ध संकर जो होते हैं हाइब्रिड कहलाते हैं। इनमें हाइब्रिड विगर होता है। जैसे कि हमने दो अलग अलग कोई भी जाति ले ली, जैसे एक हमने कैपिटल आर ले ली, दूसरा स्मॉल आर ले लिया, ये विभिन्न जातियां थी। जब इनके मध्य हमने संकरण कराया तो जो हमें उपलब्ध हुआ उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड। अब इस हाइब्रिड में दोनों के ही लक्षण होंगे, जैसा हमने मेंडल वाले में पढ़ रखा था मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर आते, तो इसमें भी हमने दो विभिन्न जातियां लिए, तो जो हाइब्रिड बनेगा उसमें मेल एंड फीमेल दोनों के कैरेक्टर आएंगे, दोनों के कैरेक्टर इक्वल आते हैं। तो जो संकर हमें उपलब्ध हो रहा है उसे हम कहते हैं हाइब्रिड। इसके पश्चात हम क्रॉसिंग के पश्चात पढ़ते हैं हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर किसे कहते हैं। अभी हमने नाम तो आ गया था हाइब्रिड विगर। ये होता क्या है, जिस दो असंबंधित प्रजाति के मेल व फीमेल के मिलने से उत्पन्न संतति के गुण
अपने प्रेतक गुणों से अधिक हो तो उसे ओजस को हाइब्रिड विगर कहते हैं। जैसे कि हमने इस पहले बात की है, मेल एंड फीमेल हमने दो ले लिए, दोनों के अलग अलग कैरेक्टर थे, परंतु जो हाइब्रिड बन रहा है इसमें मेल के भी कैरेक्टर है, फीमेल के भी कैरेक्टर है, दोनों के मिले हुए, तो प्रेतक से तो अधिक ही हुए थे, तो उसे हम उन गुणों को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड विगर कहते हैं। जो प्रजाति हमें मिली है उसे तो हम हाइब्रिड कहेंगे और इसी के गुणों को हम कहेंगे हाइब्रिड विगर। तो ये होते हैं हाइब्रिड एंड हाइब्रिड विगर। आज की क्लास में हमने क्या क्या देख लिया। स्टार्टिंग में हमने देखा कि सिलेक्शन ऑफ एग, अंडों का चयन किस प्रकार का होना चाहिए। तो हमने तीन बातें देखी कि अच्छी ब्रीड की मुर्गी होनी चाहिए, हमेशा ताजे अंडों का चयन हो और उन अंडों का आकार मध्यम हो, ना ज्यादा छोटा ना बड़ा। इसके पश्चात हमने देखा कि इसका ट्रीटमेंट किस प्रकार से किया जाना चाहिए। तो अंडे को रोजाना देखभाल की आवश्यकता होती है। फर्स्ट तो हमें इनकी डेली देखभाल करनी चाहिए। अगर कोई अंडा टूटा है तो उसे अलग कर लो। इन अंडों को धोने वाला जो जल होता है वो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म होना चाहिए और अनिषेचित अंडों को नेस्ट से रिमूव कर देना चाहिए। ये जो अंडों में से, जब अंडों में से चूजे निकलते हैं या फिर बच्चे निकलते हैं हैचिंग के पश्चात, तो ये क्या करते हैं कि किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लेते लगभग 30 से 36 घंटे तक। तो 30 से 36 घंटे तक इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये आ जाता है इनके उपचार में। इसके पश्चात हमने इसके प्रिकॉशन पढ़े थे कि क्या क्या इनमें सावधानियां होनी चाहिए हैचिंग के टाइम। तो इनमें हैचिंग के टाइम क्या करना चाहिए कि मुर्गी को रात्रि में हवादार व थोड़े अंधेरे वाला स्थल उपलब्ध कराना चाहिए। एक मुर्गी के नीचे लगभग 6 से 8 घंटे तक अंडे को रखे रहना चाहिए, क्योंकि इस टाइम इनमें उष्मायन होता है। ये देखना चाहिए कि इनमें किसी भी प्रकार का रोग का संक्रमण न हो। मुर्गी को प्रतिदिन ताजा भोजन व जल उपलब्ध कराना चाहिए। और जब अंडों में हैचिंग होती है तो उस समय मुर्गी को बिल्कुल अकेला छोड़ देना चाहिए, उन्हें किसी प्रकार से डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात हमने देखा रेयरिंग ऑफ चिक, इनकी देखभाल कैसे करनी है चूजों की। तो हमेशा चूजों की जो वर्दी के समय हमें देखना चाहिए कि इनका प्रबंधन, सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए, जब चूजे वर्दी करते हैं तो इनका प्रबंधन आवश्यक होता है। अलग अलग नस्ल की जातियां होती है तो उनको अलग अलग प्रकार की पोषण विधि, देखभाल, आवास की आवश्यकता होती है। जो हैचिंग हो जाती है उसके 36 घंटे पश्चात हम क्या करते हैं, चूजे और जो मादा पैतृक थी उनको अलग अलग करके उचित स्थान पर स्थानांतरित कर देते हैं। इसके पश्चात हम फीमेल को लगातार भोजन देना स्टार्ट कर देते हैं। परंतु जो चूजे होते हैं उनको क्या करते हैं, हम 2-2 घंटे के पश्चात थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन देते हैं। फिर जब 45 दिन की अवधि हो जाती है तो इसे हम दिन में 5 से 6 टाइम भोजन देते हैं। इसके पश्चात 6 महीने तक हम क्या करते हैं, इसे दिन में 4 बार भोजन देते हैं। और जो ये दिन में 4 बार हम भोजन देते हैं, स्टार्टिंग इसकी सूर्योदय के साथ करते हैं और सूर्य अस्त से पहले पहले तक हम इन्हें 4 बार भोजन दे देते हैं। अब इनके भोजन में होता क्या है कि सप्ताह में लगभग 2 से 3 बार इन्हें प्याज और लहसुन, कभी कभार कैंचुए और दीमक भी दे दो। और 3 महीने पश्चात दिन में 1 बार ऑयल केक दिया जाना चाहिए। 3 महीने पश्चात हम क्या करते हैं कि दिन में 1 बार इन्हें ऑयल केक देना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमने बात की थी कि इनको जो जल पिलाया जा रहा है वो किस प्रकार का होना चाहिए। तो ये इनका जो वाटर होता है पीने लायक, उसमें वो KMNO4 युक्त होना चाहिए तथा 6 महीने पश्चात चूजे को दिन में 3 बार भोजन देना चाहिए। और इस समय इनका जो भोजन होता है वो अनाज और हरा भोजन होना चाहिए। इसके पश्चात हमने बात की थी टाइप्स ऑफ मैचिंग। इसमें क्या था, पैन मैटिंग, जिसमें क्या करते हैं, जो फीमेल होती है 10 फीमेल पे 1 मेल होता है। संख्या अनइक्वल होने की वजह से ये जो विधि होती है उपयुक्त नहीं मानी जाती। इसके बाद हम पढ़ते फ्लॉक मैटिंग। इसमें क्या करते हैं, मुर्गियों के समूह में कई मुर्गे छोड़ देते हैं। तो इनमें जो संख्या होती है मेल एंड फीमेल की, तो मेल की अधिक होती है एज कंपेयर टू फीमेल, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, आपस में लड़ाई होती है, असुविधा उत्पन्न होती है। तो ये भी विधि उपयुक्त नहीं होती। इसके बाद हमने बात की थी स्टड मैटिंग की। इसमें क्या होता है, मुर्गियों और मुर्गियों को अलग अलग रख दिया जाता है। जब इनको संगम कराना होता है तो आवश्यकता अनुसार मुर्गियों और मुर्गियों को एक समूह में छोड़ दिया जाता है। तो इनमें जो इनका नंबर होते हैं मेल एंड फीमेल के वो इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होती और ये विधि इनमें उपयुक्त मानी जाती है। इसके पश्चात हम पढ़ते प्रजनन विधि।
सिस्टम ऑफ ब्रीडिंग या फिर प्रजनन की विधियां, जिसमें फर्स्ट हमने बात की थी इन ब्रीडिंग, मतलब एक ही जाति के सदस्यों के मध्य ब्रीडिंग करवाना। ये विधि उपयुक्त नहीं थी क्योंकि इससे नस्ल में कमजोरी आती है। सेकेंड हमने बात की थी लाइन ब्रीडिंग। इसमें क्या होता है, एक पक्षी हम देख लेते हैं कि इसमें बहुत अच्छे गुण है, तो उस अच्छे गुणों के कारण क्या होता है, उस पक्षी में बार बार इन ब्रीडिंग करवाई जाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, एक खास गुण को उसी जाति में स्थिर रखना। परंतु इससे क्या होता है कि निकट के जो सदस्य होते हैं इनका, उनमें संगम नहीं कराया जा सकता, या फिर दूर के जो प्रजाति सदस्य है उनका भी प्रयोग नहीं किया जा रहा, तो ये विधि उपयुक्त नहीं होती। इसके पश्चात हम देखते हैं आउट क्रॉसिंग। आउट मीन्स बाह्य, इन मतलब अंदर थी, आउट मीन्स बाहर। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग जाति के ले लेते हैं। जैसे कि हमने एक सफेद लेगहॉर्न ले ली तो दूसरा किसी और जाति का ले लिया। हमने देखा क्या, जैसे सफेद लेगहॉर्न थी वो अंडे अधिक देती परंतु उनका आकार छोटा होता है। तो दूसरा जो हमने इसका पार्टनर लिया उसमें ये देखेंगे कि उनके अंडे की मात्रा कम हो परंतु आकार बड़ा हो, जिससे कि इनके जो हाइब्रिड बनेंगे उसमें इन दोनों के कैरेक्टर आएंगे, जिससे अंडे की मात्रा भी मीडियम साइज में रहेगी और आकार भी मीडियम साइज में रहता है। इसके पश्चात हमने बात की क्रॉसिंग। क्रॉसिंग में क्या होता है, विभिन्न जातियों के पक्षियों का संगम कराना, संकरण कहलाता है। कि इससे जो संकर से जो उत्पन्न हो रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड। जैसे मेल एंड फीमेल, तो उनकी संतति हाइब्रिड कहलाएगी। इस हाइब्रिड में मेल और फीमेल दोनों के गुण आ रहे हैं, तो उन गुणों को हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड विगर। तो हाइब्रिड क्रॉसिंग के बाद हमने बात की थी कि हाइब्रिड विगर कैसे कहते हैं, तो दो असंबंधित प्रजाति के मेल व फीमेल के मिलने से जब उत्पन्न संतति के गुण अपने प्रेरक गुणों से अधिक हो तो उसको हम कहते हैं हाइब्रिड विगर कहते हैं। जैसे मेल और फीमेल दोनों के अलग अलग प्रकार के गुण थे, परंतु जो इनका हाइब्रिड बन रहा है उसमें मेल के भी कैरेक्टर और फीमेल के भी कैरेक्टर है, तो ये इन दोनों से उत्तम हो गया, तो इसके गुणों को हम बोल रहे हैं हाइब्रिड विगर।